साल भर एक लंबा समय होता है जिसमें जिस उद्देश्य से नोटबंदी की गई थी उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन उद्देश्यों में हमें सफलता मिली या नहीं। तो आज साल भर बाद जब हम उस पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ा जो उद्देश्य था नोटबंदी का वो था देश में जो काला धन है उसको पकड़ने का, उसको जब्त करने का। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की, भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि भारत सरकार का ये आकलन है कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस नहीं लौटेगा। ये आंकड़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपया काला धन है, लगभग 15 लाख करोड़ में, जो लौटेगा नहीं। और सरकार को ये उम्मीद थी कि वो काला धन नहीं लौटेगा, और नहीं लौटेगा तो रिजर्व बैंक से बातचीत करके ये 4-5 लाख करोड़ रुपया सरकार के बजट में। लेकिन हम सब जानते हैं कि 99% करेंसी वापस आ गई। हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसमें जो भारतीय करेंसी नेपाल में थी और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नोट जमा हुए थे वो अभी काउंट नहीं हुए हैं। वो दोनों काउंट होंगे तो वो कहाँ पर जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम 99% भी मान लेते हैं तो सब धन वापस आ गया। अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाली बैंक में जमा हो गया तो काला धन सफेद नहीं हुआ, जाहिर है नहीं हुआ। लेकिन जिसने जमा किया उसने भी कुछ सोच समझ के ही जमा किया होगा। भाई यशवंत सिन्हा अगर 10 करोड़ रुपया बैंक में रख रहे हैं तो जानते हैं कि हम उसको एक एड्रेस दे रहे हैं। लेकिन अब ये इनकम टैक्स, लाखों की संख्या में इनकम टैक्स के केसेस शुरू हुए, लाखों की संख्या। पूरे देश में रेड राज चल रहा है, समझे ना। और इनकम टैक्स कानून में जो एक सिविल कानून है उसमें लंबी प्रक्रिया से लोग लड़ेंगे मुकदमा, और कब पता चलेगा कि कितना काला धन आया ये आज के दिन कहना मुश्किल है। कितना आया, कब आया, अब चलिए एक लंबी प्रक्रिया में हम फंस गए हैं। तो इसलिए काला धन जहाँ तक है उस काले धन को पकड़ने में नोटबंदी का जो ये फैसला था वो सफल नहीं हुआ है आज के दिन। अब उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि पथराव खत्म हो गया, पत्थरबाजी जो कश्मीर में होता था वो खत्म हो। मैं और कुछ नहीं, एक अखबार का आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के पहले ही पत्थरबाजी खत्म हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नोटबंदी के चलते 2010 में बहुत पत्थरबाजी हुई थी कश्मीर में, वो भी नोटबंदी के चलते खत्म हो गई। और 2010 छोड़ दीजिए, 1931 में बहुत पत्थरबाजी हुई थी कश्मीर में, तो वो खत्म हुई थी नोटबंदी के चलते। कुछ भी अगर ये कहा जाए कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं वो नोटबंदी के चलते हैं तो शायद सही है, नोटबंदी नहीं होती तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हर बात के लिए क्रेडिट नोटबंदी को देना ये मुझे लगता है बहुत अटपटा। तो इसलिए क्या एक इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन ये है कि सरकार पूरी तरह से पूरे देश में ये प्रचार कर रही है कि नोटबंदी बहुत सफल है, जबकि सच्चाई ये है कि नोटबंदी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चाहे नोटबंदी का सवाल हो, चाहे जीएसटी का सवाल हो, चाहे कोई और सवाल हो, सरकार सत्य नहीं बोल रही है, सरकार असत्य का सहारा दे रही है, सरकार झूठ। क्या तो असर दिखेगा आपको?
विपक्षी एकता जो दिख रही है कमीशन बनाने की भी आपने एक बात करी है, जो उसके बारे में तकलीफ दें, क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमने ये कहा कि समय समय पर हमारे देश की इधर कमीशन बनाया गया है, और खास करके पिछड़ों के आरक्षण के, क्योंकि दलित वर्ग का और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था वो तो संविधान में था शुरू से, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण पर काका साहब कालेलकर का कमीशन बना, फिर उसके बाद मंडल आयोग बना, और उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई हुई। आज 70 साल के बाद हम एक स्थिति में पहुंचे हैं जहां हमें स्पष्ट लग रहा है कि जिन उद्देश्यों के साथ संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है। आज भी जैसा उदय जी कह रहे थे, आप गांव देहात में जाइए तो आप देखेंगे कि बहुत फर्क है समाज में। आज भी हर गांव में एक दलित मोहल्ला अलग है कि नहीं? वो गांव के बाहर कहीं पर वो लोग रहते हैं, क्यों है ऐसा 70 साल के बाद? तो इन सब बातों पर और जितने मुद्दे आज के मांग पत्र में उठाए गए, उन सब पर विचार करने के लिए अगर एक आयोग बने तो सरकार की तरफ से अब वो इन सब मुद्दों पर विचार करेगी, और विचार करने के बाद अपनी सिफारिश दे। क्यों बैकलॉग होता है? छात्रवृत्ति का क्या करें? जो सामाजिक एक भेदभाव की नीति अभी भी चल रही है, उससे कैसे छुटकारा? कैसे मैं मानता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा सामाजिक सम्मान की बात आज वंचित वर्ग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। सर, नोटबंदी की विफलता, तो इसलिए मैंने आज ये मांग रखी कि भारत सरकार एक आयोग का निर्माण करे जो इन सब मुद्दों पर, जैसे कि इसमें प्रोन्नति में आ रहा है, अटल जी की जब सरकार थी तो उस समय ये प्रावधान लागू हुआ था। अब कोई कोर्ट का फैसला आ गया तो कोर्ट के फैसले को आगे हम कैसे उस पर विचार कर सकते हैं, कानून बनाते हैं। तो आगे क्या करना चाहिए, इस पर एक सुविचारित मत आ जाए तो फिर आसान हो जाएगा। सर, नोटबंदी की विफलता को मिसरीड या कुछ भी कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि यशवंत सिन्हा इज इन फेवर ऑफ रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन। Some people can misinterpret or interpret. हम रिजर्वेशन के रिव्यू की बात ही नहीं कर रहे। सर इधर देखिए, नया कमीशन की रिजर्वेशन के सिद्धांत को और मजबूती के साथ कैसे लागू कर सकते हैं। आज 1950 से आज 2017 हो गए, मैंने 67 ईयर्स संविधान के बने हुए 67 ईयर्स हो गए। आज भी रिजर्वेशन का मुद्दा एक अनफिनिश्ड एजेंडा है समाज में। तो उसको आगे कैसे हम बढ़ाएंगे, इस पर विचार करना है, आगे बढ़ाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए नहीं। इसलिए जो लोग अगर ऐसा कहेंगे जिस तरह का आपने अंदेशा व्यक्त किया है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ही के पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि आरक्षण को इस कदर इस हालत में पहुंचा देंगे कि वो रहे न रहे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, बहुत खुशी, अच्छी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो शायद बिंदु हमको रखना चाहिए कि समाज में जब तरक्की होती है तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि नौकरी लोगों के पीछे भागेगी, नौकरी के पीछे लोगों को भागने की जरूरत नहीं। लेकिन वो क्या हम अभी 10, 15, 20 साल में पहुंचने वाले हैं? नहीं पहुंचने। 70 साल तो गुजर गए, तब और कितने साल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर समाज मजबूत होगा और नौकरी सबको मिल सकेगी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन आज बहुत बड़ा मुद्दा ये है, इसलिए कि नोटबंदी की बात हम लोग कर रहे थे। सरकारी आंकड़े हैं कि 20 लाख नौकरियां खत्म हो गई नोटबंदी के चलते। तो वो है जीएसटी है, जिसके चलते आज देश की अर्थव्यवस्था में एक गिरावट आई है और उससे नौकरियों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है, और उन नौकरियों के ऊपर पड़ा है जो निचले स्तर की नौकरियां हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा घाटा किसका हुआ? जो लोग रिजर्वेशन के बेस पर नौकरियां में। आखिर सब केंद्र सरकार किन कारणों से नोटबंदी की विफलता को छुपा रही है? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या वजह तो एकदम स्पष्ट है।
मुझे बताने की क्या ना है। साहब, GST एक सुनिए, एक प्रवृत्ति हर व्यक्ति में होती है कि अगर हम असफल हो गए तो हम उसको बड़ी भारी सफलता के रूप में देखते हैं। अब इतना बड़ा कदम उठाया गया नोटबंदी, और अगर वो सफल नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं हमको तो दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं हम सिन्हा साहब, जीएसटी के स्लैब को लेकर के सरकार की आलोचना हो रही है। आप वित्त मंत्री होते तो मैक्सिमम और मिनिमम स्लैब क्या होता? देखिए, मैं एक बात आपको, वित्त मंत्री होते नहीं है, मैं आज की तारीख में होते तब। आज मैं आपको एक बात बताऊं सर सामने देखिए कि 2002 में जो बजट मैंने पेश किया उसमें मैंने सेंट्रल वैट लागू किया। सेंट्रल वैट में सर्विसेज में शामिल थे, और 2002 में आप मानिए तो एक तरह से सेंट्रल जीएसटी लागू हो। अब राज्यों के साथ मिलकर उसको नेशनल जीएसटी बनाना था। इसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री को नेतृत्व की भूमिका में होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का जो वित्त मंत्री है वो तो अपने राज्य के बारे में सोचेगा, पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा? देश का वित्त मंत्री सोचेगा। अब उन्होंने जो ढांचा तैयार किया है जीएसटी का, वो इतना त्रुटिपूर्ण है कि उसमें रोज इनको संशोधन करना पड़ा है। एक बात कि सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जीएसटी लागू करते समय हमें घाटा नहीं हो, टैक्स कलेक्शन में घाटा नहीं हो, इसलिए ये लोग खोज रहे थे कि एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मिले। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रेट या रेट्स हम तय करें जिससे कि सरकारों को टैक्स रिसीट में, संग्रहण में घाटा नहीं हो। और उसके बाद उन्होंने 5-6 रेट्स लागू कर दिया, 28%। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 28% पर 227 वस्तुओं में वो फैसला कर सकते हैं कि 200 वस्तुओं को 28% से घटाकर हम 18% पर लाएंगे। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का क्या हुआ? क्या हुआ रेवेन्यू? उसमें घाटा होगा ना। आप 28% 18% करेंगे तो सरकार के राजस्व की क्षति होगी। तो हुआ ना। मैं तो मानता हूं कि देश के वित्त मंत्री ने जीएसटी बनाते समय माइंड अप्लाई ही नहीं किया, और माइंड अप्लाई नहीं किया इसलिए आज रोज जीएसटी में परिवर्तन कर रहा है। और पटने में आपके सामने मुखातिब हूँ, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में टिंकरिंग करने से कि आज इस रेट को कम कर दिया, आज उस रेट को कम कर दिया, आज ये प्रक्रिया में सुधार कर दिया, उससे कुछ नहीं होना। आपको लगता है पेट्रोल डीजल पर अगर कम बिल्कुल किया होना जाए तो जनता को राहत मिलेगी? जनता को राहत मिलेगी। और एक कर व्यवस्था जो है, आज लगभग 40% जो कर है वो जीएसटी से बना है। अभी एक राजनीतिक सवाल, एक 70 बरस की मिनट तो इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि इस वित्त मंत्री ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री नीचे के लिए भाई जीएसटी का इतना कबाड़ा कर दिया कि अब उसमें तो टिंकरिंग करें, पेबंद लगाने से नहीं चलेगा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना है। इसलिए इतने लोग, आप लोग हमारे सामने आ चुके हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, इस वित्त मंत्री को बदलना चाहिए। एक मिनट हम बात समाप्त करें। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यार, इसलिए कि इस वित्त मंत्री को उन्हें बदलना चाहिए, नया वित्त मंत्री लाना चाहिए। एक विजय केलकर करके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारत सरकार के पदाधिकारी रहे हैं। विजय केलकर के नेतृत्व में एक समिति बने, जीएसटी पर उन्होंने बहुत काम किया है। वो एडवाइस करें जीएसटी काउंसिल को कि आगे कैसे जीएसटी का को हम आगे बढ़ाएं, और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर आगे जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उसके बगैर कल्याण नहीं। साल की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। हिमाचल में धूमल जी को 70 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया।
यशवंत सिन्हा जी का क्या होगा अगला कदम? अब बीजेपी के तरफ जाएंगे या फिर विपक्ष के साथ? नहीं नहीं, हमारा कोई कदम नहीं है, हम देश की जनता के साथ हैं। अगले चुनाव में क्या लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे क्या? हम चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और चुनावी राजनीति में दोबारा आने की हमारी कोशिश। सर, आरक्षण से जुड़ा सवाल है सर। जो नीति आयोग है उसने कहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आरक्षण की इस बात नहीं है। पूरे देश में नीतीश कुमार ने कॉर्पोरेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी है। यशवंत सिन्हा का एज ए वित्त मंत्री, एज ए वरिष्ठ नेता क्या रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो या मैं ना? एक बात आपको सामने देख के बोली सर। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कानून बना है जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू की गई है। जो नया कंपनी कानून बना ना, तो 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू किया गया है। तो अपने प्रॉफिट्स का 2% मिनिमम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करें। मैं उस कानून के लिए क्रेडिट लेता हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंट की जो वित्त मामलों की समिति थी उसका अध्यक्ष था और हम लोगों ने सिफारिश की। यूपीए सरकार ने जब हमसे बात की इसके बारे में तो हमने कहा कि इस प्रावधान को आप मत बदलें। कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं चाहता था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रावधान है उसको कंपनी लॉ में रखें। वो चाहते थे वॉलंटरी, लेकिन अब हो गया, उसको स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन था उसका कॉर्पोरेट सेक्टर विरोध करेगा और जो लोग आप ये होम चलाते हैं एफिशिएंसी का, वो लोग भी विरोध करेंगे कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सरकार में और पब्लिक सेक्टर में तो आरक्षण बहुत दिनों से लागू है, तो इसलिए उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल है। आप नया कमीशन की मांग कर रहे हैं, तो नया कमीशन बैकवर्ड के लिए होगा कि एसटी/एसटी के लिए? नहीं, पूरे वंचित वर्ग। उदय नारायण चौधरी जी के वंचित वर्ग में सामने देख के पूरा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पूरा पिछड़ा वर्ग ये शामिल है ना, सब लोग शामिल हैं। आज जो माइनॉरिटी 50% रिजर्वेशन जिसमें माइनॉरिटी उसमें जो लोग शामिल हैं वो सब लोग कवर हो रहे हैं। उन सब लोगों की बात को आपने कहा कि जो 50% का लिमिट है, फिनांस मिनिस्टर ने माइंड अप्लाई नहीं किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपनी नौकरी बचाई के बाद? नहीं, नौकरी तो जाएगी उनकी अगर नहीं, आपने बड़े शालीन ढंग से कहा कि he did not apply his mind। हाँ, he did। लेकिन मुझे लगता है कि तब केवल नौकरी बचाई अपनी। चलिए, का विचार हमारा विचार। आपने कहा कि इसके रिव्यू होना चाहिए, लिमिट जो है 50%। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन, आपने पॉपुलेशन की बात कही कि पॉपुलेशन उनका 50% से कहीं ज्यादा है, 45, 50, 60 ना हो। इसका मतलब आप ये इंगित कर रहे हैं कि उनका पॉपुलेशन के आधार पर उनका आरक्षण वही आधारित वो मैं नहीं कर रहा। सामने देख के सर कि अगर 50% को वो कमीशन पर्याप्त मान अगर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज की परिस्थिति को देखते हुए वो 50% कम है तो उसको बढ़ाने की सिफारिश वो करे और भारत सरकार उसको कमीशन का रिकमेंडेशन। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे उसमें गंभीर मुद्दे हैं जिस पर अचानक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए, सोच समझ कर उस पर ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।